दोस्तों मैंने आज आपके लिए मूविंग एवरेज पे इन डिटेल वीडियो लाया है जिसमें बेसिक ऑल कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। एमए यानी क्या, एसएमए यानी क्या, ईएमए यानी क्या, डीएमए यानी क्या, इसके बारे में इन डिटेल है। जो भी बिगनर ट्रेडर है इनको इन बारे में बहुत ही कंफ्यूजन है। ये ऑल कंसेप्ट हमने क्लियर किए। यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी है, एक ईएमए लगा के, दो ईएमए लगा के, तीन ईएमए लगा के, डेट क्रॉस ओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, ईएमए को ओपन और क्लोज पे रखा तो क्या होता है, हाई और लो पे क्या होता है, किस प्रकार के यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, इन डिटेल है दोस्तों। ये वीडियो इसलिए देखना जरूरी क्योंकि आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी चाहिए तो यहाँ पे मिलेगी, बीटीएस स्ट्रैटेजी चाहिए तो यहाँ पे मिलेगी, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें ईएमए के द्वारा ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। ऑल स्ट्रैटेजी इन वन वीडियो है दोस्तों। जो स्ट्रैटेजी मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ वही स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू क्या होते हैं दोस्तों ईएमए का यूज करते हुए, इसके बारे में भी इन डिटेल चर्चा की है। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो वीडियो पूरा देखो, जब भी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी, जब भी आप रिलैक्स हो दोस्तों तभी आप इस वीडियो को देखो। अभी लगे तो आप लाइक कर लो, डाउनलोड कर लो, नहीं तो अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लो। ट्रेडिंग में आपको कुछ नया सीखना है तो आपको तो टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है और टाइम के बदले में आपको एक अनोखा नॉलेज मिलने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज। अभी आप मुझे पूछोगे कि वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर मेरा कौन सा है, तो मूविंग एवरेज एक वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है। जब भी मार्केट को ट्रेड करना है तो मूविंग एवरेज को हम लगा के एक बार देख लेते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज कहाँ पे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ वो तो हम वीडियो में आके देखने ही वाले हैं दोस्तों। पर यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत रहता है। मूविंग एवरेज क्या है, ईएमए क्या है, एसएमए क्या है, डीएमए क्या है, डब्ल्यूएमए क्या है, इसमें से कौन सा हम यूज करें उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिले, ये सारे सवाल बिगनर लोगों के रहते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हम बेसिक्स से एडवांस तक जाने वाले हैं दोस्तों। कभी आपको मूविंग एवरेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो इस वीडियो से आपको मूविंग एवरेज के बारे में इन डिटेल जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके बाय सेल हम कब कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी लेना अलग बात है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना अलग बात है। जानकारी लेके हमें एग्जाम देने ही जाना है दोस्तों, हमें इसे लाइव मार्केट में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है ये बहुत सारी बातें होती है दोस्तों। अब सबसे पहले मूविंग एवरेज होता है क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एमए और एसएमए। एमए यानी क्या, मूविंग एवरेज, और एसएमए यानी क्या, सिंपल मूविंग एवरेज। ये दोनों सेम ही है दोस्तों। अभी हमें मूविंग एवरेज लगाने के लिए इंडिकेटर पे जाना है, मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है, जो कि हमें यहाँ पे प्लॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी डिफॉल्ट यहाँ पे 9 का मूविंग एवरेज लग जाता है। तो यहाँ पे हमें उसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में क्यों जाना है, कौन सा भी इंडिकेटर जब भी आप इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो आप सेटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो हमें वहाँ सेटिंग में ही पता चलता है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये कभी आपको पता चल गया तो आपका उस इंडिकेटर पे भरोसा और बढ़ जाता है। यहाँ से हम मूविंग एवरेज का कलर चेंज कर लेते। कलर चेंज करने के बाद हम इनपुट पे जाते। इनपुट पे जाने के बाद ये जो लेंथ है दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम नंबर डालेंगे तो आपने पीछे देखना है वो मूविंग एवरेज किस प्रकार रिएक्ट करता है। नीचे सोर्स है, सोर्स में हमें अभी कुछ चेंज नहीं करना है, वो हम स्ट्रैटेजी के टाइम पे चेंज करेंगे। अभी हमने ओके क्लिक किया तो देखो दोस्तों, जो पहले लाइन थी वो पास में थी, अभी ये लाइन दूर हो गई। क्यों हो गई, नंबर बदलने से ये लाइन दूर क्यों होती है इसके बारे में अभी जान लेते हैं। अभी हम नंबर चेंज करते, 5 रखते हैं और ओके दबाते। देखो दोस्तों वो लाइन और प्राइस के पास आ गई। अभी फिर से हमने यहाँ पे चेंज किया, 100 डाला, तो 100 डालने के बाद और वो प्राइस से दूर हो गई है। तो यहाँ तो मुझे पता चल गया जब भी नंबर में कम करता हूँ तो लाइन प्राइस के पास आती है, और जब भी मैं नंबर बढ़ाता हूँ तो लाइन प्राइस से बहुत दूर जाने लग जाती है। तो लाइन पास होती है तो ज़्यादा जिगजैग करती है, दूर होती है तो स्टेबल रहती है। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं नंबर 5 डालता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो लाइन और प्राइस के पास आ गई, जिगजैग होना स्टार्ट हो गई। जितना भी मैं नंबर बढ़ाऊंगा तो वो स्टेबल होगी और प्राइस से दूर जाने लगेगी।
और यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी लाइन स्ट्रेट होती है जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है तो मार्केट उस टाइम साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड करना नहीं है। कभी भी लाइन एक तो हमें मूव करती हुई दिखाई देनी चाहिए, जैसे कि अप मोड में हो या डाउन मोड में हो, पर जब भी लाइन साइडवेज में होती है तो मार्केट भी यहाँ पे साइडवेज हो जाता है दोस्तों। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब जब भी हम यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं तो हमें मूवमेंट तो दिखाई देती है, पर ये नंबर क्या है, तो ये मूविंग एवरेज का नंबर है दोस्तों। जो भी नंबर हम इधर मेंशन करने वाले उस नंबर का मूविंग एवरेज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। मूविंग एवरेज के बारे में जानने से पहले नंबर चेंज होने से क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है, तो पहले उसे समझ लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट करने वाले, इसीलिए हम नंबर चेंज से क्या डिफरेंस आता है वो समझने वाले हैं दोस्तों। तो ये नंबर चेंज होने से हमें क्या क्या पता चल सकता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, सपोर्ट और रजिस्टेंस, उसके बाद में क्रॉस ओवर। अभी ये क्रॉस ओवर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक लाइन यहाँ से ऊपर की साइड में जा रही है और दूसरी लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, यानी उस लाइन को कट किया, तो उस कट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर। ये मूविंग एवरेज के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है दोस्तों। और भी बेनिफिट है पर हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सपोर्ट और रजिस्टेंस। अभी सपोर्ट और रजिस्टेंस मूविंग एवरेज से हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब हम सपोर्ट और रजिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लॉट की। तो अभी यहाँ से नीचे से आई तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, रजिस्टेंस, और प्राइस ऊपर से नीचे आई तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन का इस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लाइन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है दोस्तों, और जैसे ही उस लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर की दिशा में चली गई। अब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट की और यहाँ पे कभी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो ये बराबर काम कर रही है। देखो आप बताओ मुझे, अभी ट्रेंड लाइन का भी क्या जॉब है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस लिया और एक बार रेजिस्टेंस लिया, पर जैसे ही उसे ब्रेक किया तो प्राइस ऊपर की दिशा में चली गई। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लेस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी वर्क करती है क्या, आपको क्या लगता है? देखो आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की दिशा में चली, यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो चुकी है और ऊपर की साइड में जाके प्राइस साइडवेज हो चुकी है। जैसे इस लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक किया तो प्राइस नीचे आई, तो यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की साइड में यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये तो यहाँ पे वर्क करती है जिस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखा था। तो इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, तो ये प्राइस के साथ मूव करती है, यानी प्राइस के साथ चलती है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे हमें इसमें बेनिफिट दिखाई देता है। तो इसे हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह सकते हैं। डायनामिक यानी क्या, जो प्राइस के साथ चलता है दोस्तों। मैंने हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड लाइन कभी खींची तो वो प्राइस के साथ मूव करने वाली है क्या? नहीं, प्राइस उस लाइन पे उस पॉइंट पे आई तो वो वर्क करने वाली है। पर प्राइस कभी उसके ऊपर या नीचे चली गई तो उस लाइन का कुछ बेनिफिट होता है क्या दोस्तों? तो नहीं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्टीप। स्टीप यानी फ्रीज, एक ही जगह पे वो रुकी रहती, प्राइस आई तो ही वो रिस्पॉन्ड करेगी। पर यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है दोस्तों, इसे हम डायनामिक क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्राइस के साथ चलती है दोस्तों। तो ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस के साथ मूव करता है, इसीलिए हम इसे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिर आपको कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पसंद आएगा? जो प्राइस के साथ मूव कर रहा है क्या, जो एक ही जगह पे स्टीप है और जो प्राइस के साथ मूव करके आपको बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें एमए यूज़ करना है क्या, ईएमए यूज़ करना है। इंडिकेटर पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज वेटेड। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑलरेडी है दोस्तों, तो हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज वेटेड को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमें दिखाई दे रहे। अभी हम फिर से सेटिंग में जाके ईएमए को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसे 50 करके उसका कलर भी यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे,
जिससे हमें ये अलग अलग पता चले। अभी हम वेटेड को भी चेंज कर लेते हैं। वेटेड के भी सेटिंग में गए, यहाँ पे इसे ब्राउन कर लेते हैं और इसे यहाँ पे भी 50 करके ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल मूविंग एवरेज ब्लैक कलर में है, ईएमए येलो कलर में है और वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्राउन कलर में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके लिए मैं थोड़ा चार्ट क्विज करता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे कि यहाँ पे जो तीनों मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस है पर बहुत ही माइनर डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तीनों का नंबर हमने एक ही रखा है। तो आप देख सकते हैं इनमें हमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे नहीं रहा है, ये साथ ही चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे जाके भी हमने देखा तो उसमें कोई भी यहाँ पे बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है। अभी आपने ध्यान से देखा तो एमए और ईएमए तो साथ ही चल रहे। अब थोड़ी देर के लिए डब्ल्यूएमए को बंद कर देते हैं। सिमिलर है, यहाँ पे हमें कुछ खास डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अब सिमिलर है पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी एक्यूरेसी और बढ़ सके। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज और एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो मूविंग एवरेज एवरेज यानी क्या, एक एग्जांपल से समझ लेते। एक रूम में 10 लोग हैं दोस्तों और 10 लोगों का मुझे वेट का एवरेज निकालना है। तो ये मैं किस प्रकार निकालूंगा, तो सब लोगों का वेट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है, 70 है। तो सबका मैं यहाँ पे वेट कैलकुलेट करूँगा और कमरे में कितने लड़के हैं 10, तो 10 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा। जो मुझे यहाँ पे नंबर मिलने वाला है वो 10 लोगों का एवरेज वेट होने वाला है। दोस्तों आपको एवरेज किस प्रकार निकालना है वो मालूम है। हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं तो उनका भी वो परसेंटेज में जो निकालते हैं उसे ही एवरेज कहते हैं दोस्तों। तो अभी तो मुझे एवरेज के बारे में पता चल गया, पर अभी मूविंग यानी क्या, तो दोस्तों जो हमने नंबर देखे थे स्टार्टिंग में, जो नंबर हमने चेंज किए थे आपको पता है, तो वो नंबर बराबर वो नंबर यानी जो नंबर है ना वो नंबर की कैंडल का कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। और जो यहाँ पे नंबर आता है ना उसे हम एवरेज करते हैं, यानी कितनी कैंडल हम मेंशन करना चाहते हैं। जैसे कि 10 कैंडल, यानी जो पिछली 10 कैंडल है उसका वो कैलकुलेशन करके एक एवरेज निकालने वाला है दोस्तों, और वो हमें मूविंग एवरेज में दिखने वाला है। जो भी मैं यहाँ पे नंबर डालने वाला हूँ, यानी मैं कौन सा भी नंबर डाल सकता हूँ, 20, 30, 50, 100, 200, तो वो पिछले वो नंबर के कैंडल का एक एवरेज निकाल कर मुझे बताने वाला है दोस्तों। आ गया ध्यान में, सिंपल था। जितना भी मैं नंबर डालने वाला हूँ उतने नंबर के कैंडल का वो मुझे एवरेज निकाल के देने वाला है। और सबसे मेन बात, जो भी हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने वाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम सिलेक्ट की, मूविंग एवरेज कितने का लगाया है 50 का, तो यहाँ पे पिछले 50 कैंडल का टोटल करके वो मुझे एवरेज दिखाने वाला है। तो जो भी टाइम फ्रेम पे आप जाने वाले उस टाइम फ्रेम के कैंडल का कैलकुलेशन होने वाला है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 1 डे का कैंडल स्टिक पैटर्न कभी सिलेक्ट किया दोस्तों, तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज क्या होने वाला है, डीएमए, डेली मूविंग एवरेज। एमए, एसएमए और डीएमए ये ऑल मूविंग एवरेज सेम है दोस्तों। ये तीनों मूविंग एवरेज सेम है दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज और डीएमए। खाली टाइम फ्रेम का यहाँ पे डीएमए में डिफरेंस आता है। मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पे एमए और ईएमए में दिखता है दोस्तों, मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, तो अभी ये एक कैंडल 1 दिन की है, तो यहाँ पे जो डीएमए है दोस्तों, तो वो पिछले 50 दिनों के कैंडल को कैलकुलेट करके यहाँ पे हमें ये डाटा दिखाने वाला है, यानी यहाँ पे हमें एक बिग डाटा देखने को मिलने वाला है। अभी हम मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बेटर कौन सा है और कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे डे का चार्ट है दोस्तों, तो मूविंग एवरेज यानी एमए पिछले 50 कैंडल का बैलेंस एवरेज निकाल के हमें देने वाला है, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें
भी पिछले 50 कैंडल का एवरेज निकाल के देने वाला है, पर वो एक अलग तरीके से एवरेज हमें निकाल के देने वाला है। जैसे कि जो फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, तो उसे वो वेट ज़्यादा देने वाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 उनको वो वेट कम करते करते लास्ट यानी लास्ट वाली जो 50 नंबर की कैंडल है उसे वो सबसे कम यहाँ पे वेट देने वाला है। यानी जो लेटेस्ट कैंडल है, करंट कैंडल है, उसको वो वेट ज़्यादा देने वाला है और जो लास्ट कैंडल है उसको वो वेट कम देने वाला है। तो मैं हूँ या आप हो, हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर है दोस्तों, तो हमें लेटेस्ट प्राइस एक्शन सबसे ज़रूरी है और लेटेस्ट कैंडल भी। तो इसीलिए हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो लेटेस्ट कैंडल को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेट देता है दोस्तों। और जैसे जैसे पिछली कैंडल को कैलकुलेट करता है तो उनका वेट वो कम करते करते जाता है। तो इंट्राडे के लिए हमें लेटेस्ट कैंडल इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि हमने कभी यहाँ पे देखा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे ये लेटेस्ट कैंडल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो ये लेटेस्ट कैंडल है, इनका कैलकुलेशन हमें सबसे ज़रूरी है या ये पिछले 50 कैंडल का कैलकुलेशन हमें ज़रूरी है। मूविंग एवरेज में सब कैंडल का इक्वल एवरेज निकाला जाता है, पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लेटेस्ट कैंडल है दोस्तों, उनका वेट ज़्यादा रहता है और पिछली कैंडल का वेट कम होते हुए जाता है। तो मुझे ये कैंडल सबसे ज़रूरी है, ना कि ये पिछली कैंडल। जैसे कि इंट्राडे के लिए मुझे सबसे ज़रूरी ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद में इसको वेट कम देगा, उसके बाद में इसको कम, इसको कम, इसको कम, कम कम करते हुए आखिर तक 50 कैंडल का एवरेज निकाल के देने वाला है। जो लेटेस्ट कैंडल है उसको एवरेज वो ज़्यादा लेने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे जो रिसेंट कैंडल है उसको वो प्रायोरिटी पे रखने वाला है। तो आप खुद को ही सवाल पूछो, कौन सा डाटा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? जो करंट कैंडल का डाटा इम्पोर्टेंट है या पिछली 50वीं कैंडल का डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है? सिंपल है, जो करंट कैंडल है वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे EMA सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि EMA ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, EMA भी है, पर इंट्राडे के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें EMA ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों यहाँ पे। तो मैं भी इंट्राडे के लिए EMA ही इस्तेमाल करता हूँ और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इंट्राडे में मिलता है। और कभी आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो आप भी आगे से EMA ही इस्तेमाल करोगे। और EMA आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आप सोच रहे हैं, तो आपको जब EMA इस्तेमाल करना है जो आपको बेहतरीन तरीके से वहाँ पे उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल है, इंट्राडे के लिए EMA यूज़ करना है और इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए EMA भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम EMA को यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं और EMA को ही यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे नंबर डाले थे, नंबर कभी कम किए तो वो प्राइस के पास आती है, नंबर कभी हमने बढ़ाए तो वो प्राइस से दूर जाती है। तो वो नंबर क्या है? कैंडल। टाइम फ्रेम कौन सी? जो भी हम टाइम फ्रेम लेने वाले उस टाइम फ्रेम की वो कैंडल कैलकुलेट करने वाला है, जितना भी हमने वहाँ पे नंबर मेंशन किया है उतना। तो हमने EMA देखा, DMA देखा, SMA देखा, EMA देखा। कौन सा इस्तेमाल करना है इंट्राडे के लिए? EMA। आई होप आपको बेसिक मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पे जानकारी मिली है। तो यहाँ पे लेंथ पे कौन सा नंबर डाल सकते हैं? तो हम कौन सा भी नंबर डाल सकते हैं, आपका फेवरेट नंबर, आपका जन्मदिन का नंबर जो भी होगा वो डाल सकते हैं। पर कौन सा भी नंबर डाल के हमें वहाँ पे रिजल्ट मिलने वाले हैं क्या? नहीं, हमें ऐसा नंबर डालना है कि जिससे हमें अच्छी तरीके से आउटपुट मिल सके, वो नंबर हमारे लिए खास है। अभी इसे समझने के लिए हमें एक बार फिर से इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे EMA पे जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस हो गया। तो हमने यहाँ पे और 2 EMA लगा दिए हैं। तो जब भी हम लगाते तो डिफ़ॉल्ट 9 पे लगता है। अब हम इनमें नंबर बढ़वा लेते हैं। अभी जो है इसे हम 100 कर लेते हैं और स्टाइल में जाके इसे हम ब्लैक कर लेते हैं। जो थर्ड है उसे हम सिमिलर ही रहने देते, खाली इसकी लेंथ बढ़वा लेते जिससे हमें ठीक से दिखाई दे। अभी मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ, उसका आंसर मुझे देना है कमेंट में।
कौन से कलर का ईएमए कौन सा है। यहाँ पे मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो प्राइस के पास है वो कम वाला है, जो प्राइस से सबसे दूर है वो ज़्यादा वाला है, और जो ज़्यादा जिगजैग कर रहा है ना दोस्तों वो कम नंबर वाला ईएमए है, और जो स्टेबल है ज़्यादा वो लॉन्ग नंबर का ईएमए है। यहाँ पे हमने ईएमए क्यों लगाया, क्रॉस ओवर भी देखना है। बहुत जगह पे क्लास पे ऐसा सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर कलर का ईएमए ये होता है, पर्टिकुलर कलर का ये ईएमए इस नंबर का होता है, पर किसी ने कभी कलर चेंज कर लिया दोस्तों तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होने वाले। मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, जो प्राइस के जितने नज़दीक है उतने वो कम नंबर का है, जो प्राइस से जितने दूर है वो उतने ज़्यादा नंबर का ईएमए है। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो ब्लू कलर का है वो 9 नंबर का है, और जो ब्लैक कलर का है वो 100 नंबर का है। देखो यहाँ पे बराबर है, आपको भी पता चल गया। और जो बीच का है वो कितना है, 50 नंबर का। आपने कभी आइडेंटिफाई किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पे और एक ईएमए ऐड करते हैं, और उसको हम कलर में ग्रीन कर लेते हैं दोस्तों, और उसका नंबर हम 200 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ग्रीन 200 वाला हमें दिखाई दे रहा है। कुछ देर के लिए 100 को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अभी कौन कौन से है, 9, 50 और 200। तो कभी मैंने आपको पूछा कि कौन सा ईएमए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार कभी मैंने आपको दिखाया तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है, बराबर 200 का। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक किया तो वहाँ से देखो प्राइस नीचे की तरफ चली गई दोस्तों। तो 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 200 के नीचे प्राइस है तो प्राइस हमें यहाँ पे नीचे के साइड में ही आती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे ही ऊपर के साइड में प्राइस ने काटा तो ऊपर के साइड में हमें प्राइस अप मोड में जाते हुए दिखी है। अभी फिर से यहाँ पे प्राइस डाउनफॉल में हमें दिख रही है, यानी 200 का ईएमए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है, यानी 200 कैंडल का कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों। तो ये लास्ट वाला सबसे बड़ा यहाँ पे ईएमए है। तो हमें यहाँ तो ईएमए के बारे में पता चल गया है कि ईएमए को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं और कौन सा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पर इससे हम स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, और हमें किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, अभी इसके बारे में जान लेते हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे हमें देखना चाहिए, क्या क्या सेटिंग हमें चेंज करने से कैसे रिजल्ट मिल सकते, वो भी हम अभी जान लेने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्रॉस ओवर क्या होता है वो जान लेना ज़रूरी है। यानी जब भी छोटा ईएमए नीचे से ऊपर की साइड में कट करता है तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट होता है दोस्तों। ये 200 का 200 से जो भी नीचे वाला ईएमए होगा वो नीचे से जब कट करेगा तो यहाँ पे हमें एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर से कट करेगा तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल जनरेट होने वाला है, सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होने वाला है, यानी हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम से ऊपर के साइड में कट करता है तो बाइंग सिग्नल जनरेट होने वाला है, और टॉप से जब बॉटम के साइड में कट करता है तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है। बड़े ईएमए को छोटे ईएमए ने कट करने के बाद बाय और सेल सिग्नल हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कौन से टाइम फ्रेम पे लगाने हैं, किस प्रकार उसे आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से ईएमए को अपने को रखना है, वो सब बताने वाला है। खाली आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना है कि कट करने से क्या होता है। अभी गोल्डन क्रॉस ओवर क्या रहता है और इसे हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। गोल्डन क्रॉस ओवर के लिए हमें 2 ईएमए लगने वाले, एक 200 का और एक 50 का। तो गोल्डन क्रॉस ओवर के लिए अलग अलग ईएमए लेता है, पर जो भी प्रॉपर ईएमए है इसके लिए तो ये हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी सवाल आता है टाइम फ्रेम। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसे देखा जाता है, पर आपको अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट होना चाहिए तो आपको इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना है दोस्तों। इसमें ट्रेड कम मिलेंगे पर आपको गारंटीड ट्रेड मिलने वाले हैं।
तो इसका बेनिफिट भी ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होने से रही, क्योंकि ट्रेड ही कम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर की साइड से 200 को 50 ने कट किया हुआ है और यहाँ पे सेल सिग्नल हमें जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पे हमें रैली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें सेल के बारे में ही सोचना है, पर सेल क्रॉस ओवर होते ही करना है क्या? तो नहीं। जब प्राइस 50 EMA के पास आती है और वहाँ से जब प्राइस इस प्रकार का रजिस्टर लेके नीचे की साइड में जाती है तो हमें यहाँ पे सेल करना है दोस्तों। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम होता है दोस्तों। आप देख सकते हो क्रॉस ओवर होते से ही प्राइस गैप डाउन ओपन हो गई, तो हमने आप कभी यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचा तो प्राइस तो नीचे की तरफ है, तो प्राइस ने तो पुल बैक लेना ही चाहिए और प्राइस 50 के मूविंग एवरेज को चेक करने के लिए आने ही वाली है, तो हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमने कभी 50 के मूविंग एवरेज के पास जैसे ही रिजेक्शन मिलता है वहाँ पे सेल किया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा होता है और हमें यहाँ पे रिवॉर्ड उस हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है। आपको रिस्क कम रखना है तो 50 के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो 200 के ऊपर भी कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से हम निकल सकते हैं दोस्तों। पर आप देख सकते हैं रैली बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पे मिलती है और ये क्रॉसओवर बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम 50 के EMA के साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते। यहाँ पे हमें इंट्राडे में भी ट्रेड मिला, यहाँ पे हमें BTST भी करते थे तो ट्रेड मिलता है। तो इसी प्रकार हम एक बाइंग का भी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये बाइंग का एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे ट्रेड दिखाई दे रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर अभी आपको EMA के बारे में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा EMA कौन से कलर का है। जो प्राइस के पास है वो छोटा है, जो प्राइस से दूर है वो बड़ा वाला EMA है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कट किया हुआ है, पर ट्रेड में बैठना है क्या? नहीं, हमें बैठना कहाँ पे? तो यहाँ पे जब वो 50 के पास रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिला। जब तक 50 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हमें इस ट्रेड से निकलना नहीं है दोस्तों। और आप देख सकते 50 के पास ही मार्केट यहाँ पे रजिस्टर ले रहा है और नीचे की साइड में प्राइस ये जाती हुई हमें दिखाई दे रही। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। जब भी प्राइस ऊपर की साइड में कट होके निकलती है और उसी प्रकार जब प्राइस नीचे की साइड में कट होती तो इसे ही हम डेट क्रॉसओवर कहते हैं। यानी सेलिंग के ट्रेड को हम डेट क्रॉसओवर कहते हैं और यहाँ पे बाइंग के साइड को हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी ऊपर के साइड से नीचे कट होता है तो यहाँ पे सेल करना है और जब भी नीचे की साइड से ऊपर को कट होता है तो हमें यहाँ पे बाय करना है। ये हमेशा नहीं होगा, पर जब भी होगा तो आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे आप BTST कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 2 से 4 दिन, 1 वीक के लिए भी आप अपनी पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अभी थर्ड स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे के लिए खासकर है और ये भी हमेशा नहीं होने वाली है दोस्तों, पर जब भी ऐसा मौका मिले तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। हफ्ते में 2 से 3 बार होगी, तो 2 से 3 बार होगी और बढ़िया सा प्रॉफिट देगी, तो आपको डेली ट्रेड करने की ज़रूरत ही क्यों? एंड ऑफ डे हमारा मोटिव क्या है? हमें प्रॉफिट कमाना है, जो एक दिन में कमाए या हफ्ते में कमाए। तो प्रॉफिट पे फोकस होना चाहिए, ना कि हर दिन ट्रेड करने पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों जब प्राइस ऊपर की साइड में 50 के मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में ब्रेक करती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल यानी कैसी कैंडल जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। हमारा टारगेट 200 मूविंग एवरेज का फर्स्ट टारगेट रहता है दोस्तों। और उसी प्रकार जब स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे से 50 को ऊपर की साइड में कट करती, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है? 200 EMA। तो इंट्राडे में हम ये दोनों के बीच में जब भी प्राइस आती है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बात
खाली ध्यान में रखने की 50 का ऊपर है या नीचे है। ऊपर की साइड से ब्रेक करते तो सेल करना है, नीचे की साइड से ब्रेक करते तो बाय करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है और बार बार सपोर्ट लेके 200 का टारगेट हमें यहाँ पे दे दिया है। तो 200 का टारगेट तो मिलता है। स्टॉप लॉस हमारा 50 EMA के नीचे इस जगह पे रहने वाला है दोस्तों। तो अब हम सेलिंग का देख लेते तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कट किया है दोस्तों। किसी ने BTST लिया स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो मार्केट खुलते ही टारगेट अचीव यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही कम है दोस्तों, 50 के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस तो रखना ही दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि स्टॉप लॉस अपना दोस्त है, उसे हमेशा साथ में रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस कौन सा भी ट्रेड हमें कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाया तो 3-4 दिनों का प्रॉफिट एक ही दिन में अपना चला जा सकता है। अपनी कैपिटल भी यहाँ पे वाइप आउट हो सकती है दोस्तों, इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है कि उन्हें उनका टारगेट मालूम है पर उन्हें उनका स्टॉप लॉस नहीं मालूम है। मैं तो जब भी ट्रेड एक्टिवेट करता हूँ तो स्टॉप लॉस देखता हूँ। स्टॉप लॉस कभी मुझे फेवरेबल लगा तो ही मैं ट्रेड एक्टिवेट करता हूँ। टारगेट तो मार्केट के मोमेंटम के अनुसार रहता है। कभी कभी बड़ा टारगेट भी मिल जाता है, कभी कभी छोटे टारगेट से भी निकलना पड़ता है, पर स्टॉप लॉस तो हमें हमारा पता ही होना चाहिए दोस्तों। तो ये आदत आपको भी रहनी चाहिए। और आप बिगनर है तो आपको अपना स्टॉप लॉस मालूम ही होना चाहिए। जितना स्टॉप लॉस आप ले सकते वही ट्रेड में हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग का एग्जांपल देखने को मिल रहा है, टारगेट हिट हो गया। मैं इसके मल्टीपल एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ पर वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको ये जाके हर एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, क्योंकि मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं अगले स्ट्रैटेजी से 1 या 2 ही एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आपको वो बैक टेस्ट करके देखना है, आपको जो सुटेबल लगे वो स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्ट करनी है। मैं एक ही इंडेक्स में आपको ये सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं इंडेक्स भी यहाँ पे चेंज नहीं किया है दोस्तों। तो ये सब स्ट्रैटेजी का रेशो आप कागज पे लिख लो और किसका रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा फेवरेबल आपको लगा वो कमेंट करके मुझे भी बताओ। ये सब मैंने टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी दोस्तों, मैं भी ये इस्तेमाल हमेशा करता हूँ। अब हम अगली स्ट्रैटेजी को देख लेते हो। यहाँ पे हमें 3 EMA का कॉम्बिनेशन लगाना है जो कि हमने यहाँ पे लगाए हुए। हमें यहाँ पे खाली नंबर चेंज करने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इनकी लेंथ चेंज कर लेते हैं। जो कि 50 था तो हम यहाँ पे 55 कर लेते हैं। और जो सेकंड है दोस्तों, सेकंड जो 100 था इसे हमने बंद किया था उसे हम 9 कर लेंगे। और जो थर्ड था वो 200 था उसे हम 21 करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को चेंज करने वाले हैं। हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। टाइम फ्रेम पे विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट है। जो टाइम फ्रेम पे वो रिजल्ट मिलने वाला है वो अलग टाइम फ्रेम पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कॉम्बिनेशन और टाइम फ्रेम जो कि स्ट्रैटेजी के स्टार्ट में मैंने यहाँ पे आपके लिए विजिबल भी किया हुआ है। तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम लगाई। यहाँ पे मैं आपके लिए एक सवाल पूछने वाला हूँ, उसका आंसर मुझे देना है। वीडियो बहुत बड़ा होगा चलेगा, पर ये आपको समझ में आया क्या नहीं आया ये मुझे पता चलेगा। कौन से कलर का EMA कौन सा है दोस्तों? तो 9 वाला कौन सा है? जो प्राइस के पास है। बड़ा वाला कौन सा है? जो प्राइस से दूर है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? क्रॉस ओवर देखना है, क्योंकि ये सब स्ट्रैटेजी क्रॉस ओवर पे ही बेस्ड है दोस्तों। तो हमें क्रॉस ओवर समझना ज़रूरी, इसलिए हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बात कर ली है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जो कि यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर होते हुए सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे नीचे 9 होना चाहिए, उसके बाद 21, उसके बाद 55। इस तरीके से जब मूविंग एवरेज आते हैं तो हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन लेनी है दोस्तों। तो आप देख सकते कितना बढ़िया ट्रेड यहाँ पे हमें मिला है दोस्तों। 1 वे रैली हमें यहाँ पे मिली है और जो भी रैली है उसे कभी इंजॉय करना है, कैलकुलेट करना है हमें। तो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कभी लाइन लगाई दोस्तों जहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हुआ है और कहाँ तक मिला है हमने लाइन कभी मार्क की। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितने बढ़िया यहाँ पे करीबन
2000 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। मैंने आपको बोला था आप BTST करके भी आगे जा सकते दोस्तों। एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम है। अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला है, जो 21 का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नहीं तो 2000 पॉइंट आपको कभी बहुत है तो आप यहाँ पे अपना टारगेट भी बुक कर सकते हैं। ये तो हुई सेलिंग की बात। 9 नीचे होना चाहिए, बाइंग में 9 सबसे ऊपर होना चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे भी एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। कहाँ पे हुआ है आप बता सकते हैं? बराबर यहाँ पे हुआ है। अभी आप बोलोगे वो ऊपर भी क्रॉस ओवर हुआ, पर 9 और 21 का क्रॉस ओवर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें 55 के EMA को भी कट करना चाहिए जब हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेड का ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ से भी हमने कभी पॉइंट देखे दोस्तों तो यहाँ पे भी हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है, जो कि हमारा इस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं करीबन 1000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी पे हमें यहाँ पे मिले हैं। अभी हम एक बाइंग का भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जब भी मार्केट साइडवेज है ना दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी भी स्ट्रैटेजी वर्क करती नहीं है। तो ये साइडवेज मार्केट को पहचानना भी आना चाहिए। इसके बारे में इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे है। तो बाइंग के लिए हमें क्या चाहिए, 9 का सबसे ऊपर चाहिए, उसके बाद में 21, उसके बाद में 55। जैसे कि हमें यहाँ पे 9 का सबसे ऊपर दिख रहा है, उसे ऊपर की साइड में कट किया है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया यहाँ पे पॉइंट हमें मिले। यहाँ पे भी कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लगभग जब तक वो कैंडल नीचे आती नहीं 21 के नीचे तब तक, यानी यहाँ तक, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें करीबन 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। ट्रेड तो ऊपर की तरफ ही गया, पर मैंने जो स्टॉप लॉस आपको बताया उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट की है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अभी तो प्राइस मुझे ऊपर की साइड में दिख रही तो मैं आपको ज़्यादा पॉइंट दिखा दूंगा, देखो कितनी बढ़िया अपनी स्ट्रैटेजी काम करती है। नहीं दोस्तों, जो रूल बनाए उस रूल के हिसाब से 21 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर कर लेना है। रूल फॉलो करना ही स्ट्रैटेजी की सक्सेस का रेशो बढ़ाता है दोस्तों। आप कभी हर वक्त रूल बदलते रहेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस होने की शक्यता है। स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से भी काम नहीं करने वाली, इसीलिए अपने रूल फिक्स रखना है। उस रूल के हिसाब से ही हमें यहाँ पे काम करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर को भी होल्ड कर सकते हैं। अभी फ्यूचर क्या है ये कभी आपको जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इसके बारे में भी इन डिटेल हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कभी आपके कमेंट आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। 9 का कभी सबसे ऊपर है तो हम बाइंग करने वाले, 9 का सबसे नीचे है तो हम यहाँ पे सेल करने वाले। हमारा स्टॉप लॉस दोनों जगह पे 21 के पास कैंडल जब भी क्लोज होती है तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हम ट्रिगर करवा लेने वाले। अगली स्ट्रैटेजी दोस्तों जो कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे भी 3 EMA लगने वाले हैं। फर्स्ट 9 वाला रहने देने वाले, सेकंड को हम 55 से 50 कर लेने वाले हैं और जो 21 का है उसे 100 कर लेने वाले हैं। स्कैल्पिंग है इसीलिए टाइम फ्रेम को हम स्विच करने वाले हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाने वाले हैं दोस्तों। तो आप मुझे बताओ कौन सा EMA कौन सा है। क्लास में जैसे बताते तो वो रटने की ज़रूरत है का, आपको पता ही चल गया होगा कि प्राइस के पास वाला कम है, प्राइस से दूर वाला सबसे ज़्यादा है। EMA के द्वारा मार्केट के ट्रेंड में स्ट्रेंथ है क्या ये भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए। तो जब भी हम सेल की पोजीशन में, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जब भी 9 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है दोस्तों, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, पर जब तक उसका हाई अगली कैंडल ब्रेक नहीं करती ना तब तक हमें यहाँ से ट्रेड से निकलना नहीं। क्यों निकलना नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेड अभी भी एक्टिवेट है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों इस स्ट्रैटेजी में रखा है? क्योंकि ये छोटी टाइम फ्रेम है, छोटी टाइम फ्रेम में कैंडल बहुत ही ज़्यादा जिगजैग करते हैं दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पे
डबल कंफर्मेशन लिया है दोस्तों। और आप देख सकते कोई भी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया नहीं, जैसे ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया उसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज नहीं किया है। अभी यहाँ पे भी कट किया पर दूसरी कैंडल नीचे चली गई, अभी आगे भी कट किया पर दूसरी कैंडल नीचे है, उसके आगे की कैंडल ने भी कट किया पर दूसरी कैंडल नीचे आ गई, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट है। अगली कैंडल ने उसका हाई ब्रेक करने को होना, जब तक हाई नहीं ब्रेक करता तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट रहता है दोस्तों। तो जो भी ट्रेड में आप हो, पीटीएसटी, स्कैल्पिंग, इंट्राडे के लिए, तो ये में आप लगवा के मार्केट की स्ट्रेंथ, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईएमए की मदद से। तो इस प्रकार जो ट्रेंड चालू है वो पावरफुल है क्या, उसमें स्ट्रेंथ है क्या, वो हमें पता चल जाता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा बताया हुआ। अभी हम हमारे मेन स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, जो कि है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में जब 9 को ऊपर के साइड से कट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे कौन सा रहता है, 50 का, और जब 50 को कट करता है नीचे की साइड में तो हमारा टारगेट ये नीचे वाला ए में रहता है दोस्तों। इस प्रकार हम हमारा टारगेट यहाँ पे स्कैल्पिंग में निकाल सकते हैं। स्कैल्पिंग है जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट होना है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर से कट किया, 50 का हमें टारगेट मिला, फिर से हमारा 100 वाला टारगेट यहाँ पे मिल गया है। उसके नीचे भी जाने के बाद हम ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो 200 का एएमए लगा के, पर ये स्कैल्प है दोस्तों, स्कैल्प में हमें जल्दी एग्जिट होना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करता है, जैसे ही 9 का ब्रेक होते ही एंट्री होती है तो 9 के ऊपर कौन सी भी कैंडल निकलती हुई दिखाई देती तो हमें यहाँ पे एग्जिट लेना है। अभी हम बाइंग का देख लेते हैं, 9 को कट किया, 50 का टारगेट हमें मिल गया, 50 को कट किया, 100 का भी टारगेट हमें मिल चुका है, पर मार्केट क्लोज हो गया था तो वो कुछ काम का नहीं दोस्त। और कभी आप अभी तक वीडियो देख रहे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम गोल्डन स्ट्रैटेजी को देखने वाले, जो कि एक ईएमए में हम इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ईएमए किस प्रकार लगाते हैं वो मैं अभी बताने वाला नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक ही ईएमए यहाँ पे लगवाया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है 9 का टाइम फ्रेम और छोटी करने वाले, जो कि 1 मिनट की, क्योंकि ये फास्ट स्कैल्पिंग है और फास्ट स्कैल्पिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फास्ट स्कैल्पिंग किस प्रकार की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ईएमए से जो भी कैंडल दूर है दोस्तों, जो कि हमें यहाँ पे ये कैंडल दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये कैंडल दिखाई दे रही है, उसके बाद में ये है और उसके बाद में ये कैंडल है। जब प्राइस फिर से ईएमए के पास जाती हुई दिखती है, जो कि ये है, हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है, जो कि हमें यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टारगेट हमारा ईएमए रहने वाला है और ईएमए को ऊपर की साइड में कट करने के बाद जब तक प्राइस नीचे की साइड में ईएमए के आती नहीं तब तक हमारा यहाँ पे टारगेट ऑन रहने वाला है दोस्तों। यानी 9 ईएमए को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट रहने वाला है। तो यहाँ पे कहीं हम ट्रेड से निकलने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस हमारा एंट्री कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे होने वाला है दोस्तों, बाइंग साइड में। अभी हम सेलिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल है, वो ईएमए से दूर है, रेड कैंडल ने इसे कट किया है, तो हमारी एंट्री इस कैंडल पे होती है और हमारा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो गया है। देख लो दोस्तों, इंस्टेंट 1 मिनट की एक कैंडल है, बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे स्कैल्पिंग में हमें मिल गया है। तो यहाँ पे टारगेट फिक्स नहीं दोस्तों, तो टारगेट किस प्रकार निकालना है, रिस्क कितने की, रिस्क कभी 10 पॉइंट की तो 20 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट है, बाद में आप इसे ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है और 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, यानी यहाँ पे फास्ट एग्जिट और एंट्री भी होने वाली, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हर वक्त आपको ट्रेड दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से देखो कितना बढ़िया ट्रेड अपने को मिला है। तो ये स्कैल्पिंग है दोस्तों, कभी छोटा कभी बड़ा टारगेट अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते कभी ये रेड कैंडल पे अपनी एंट्री हुई है और नीचे तक नहीं, आपने कहीं ऊपर यानी ईएमए के पास एग्जिट ली और यहाँ से भी पॉइंट कैलकुलेट किए, तो करीबन 100 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी में, वो भी स्कैल्पिंग से निकाले दोस्तों। स्कैल्पिंग में एंट्री भी फास्ट होती है, एग्जिट भी फास्ट होता है। हमने कभी कैंडल कैलकुलेट किए तो कितने कैंडल में हमें यहाँ पे मिला, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल, यानी 4 मिनट में हमने 100 पॉइंट यहाँ पे निकाल लिए है दोस्तों।
तो आप सोच सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। यहाँ पे हमने बाइंग का भी एग्जांपल देखा और सेलिंग का भी देखा। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे भी एक एंट्री मिली है, यहाँ पे भी एक एंट्री मिली है। आपको ये पॉइंट कम दिखते होंगे पर आपने देखा तो बहुत बढ़िया रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है स्कैल्पिंग में दोस्तों। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस बाइंग साइड में, प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस सेलिंग साइड में। पर यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। और आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा दोस्तों स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते, कमेंट में पूछ सकते, मैं उसके आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो डोंट वरी, अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। और कभी आपने स्टॉप लॉस लिया नहीं तो आप देख सकते मार्केट ऊपर की साइड में आया पर स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, कैंडल क्लोज हुई क्या, नहीं। और उसके बाद में मार्केट ने फिर से यहाँ पे फॉल किया, तो एक बढ़िया सा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों। तो यहाँ पे भी बाइंग साइड में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, और आप ट्रेड देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे हमें मिला है। कभी हमने यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट किए यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे एंट्री पे कभी मार्क की दोस्तों, और हमने कभी यहाँ तक टारगेट कभी देखा तो यहाँ पे करीबन कैलकुलेशन किया तो 150 पॉइंट नियर अबाउट हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। कैंडल कभी कैलकुलेट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 मिनट में यहाँ पे 150 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में मिले हैं दोस्तों। अब ऐसा मत करो कि ये स्ट्रैटेजी देख के आप एक्साइट हो जाओ और कल ही मार्केट में इस प्रकार के ट्रेड एक्टिवेट करो। इसे आपको बैक टेस्ट करना है दोस्तों, और उसका डाटा कलेक्ट करना है कि कितनी बार टारगेट हिट हुआ है, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और उसके बाद में आपने ये एक्टिवेट करना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ और कुछ देर बाद साइडवेज हुआ, उसके बाद में देखो कितनी बढ़िया यहाँ पे रैली मिली है दोस्तों। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ट्रेंड हमारे हाथ में यहाँ पे लगा है, और स्टॉप लॉस कितना है, बहुत ही छोटा। आप कैलकुलेट करके देखो दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी आपको पता चल गई किस प्रकार एक्टिवेट करना है। 9 EMA के दूर जब भी कैंडल हो तब हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट टारगेट 9 EMA रहता है, और उसके बाद में जैसे ही 9 EMA को क्रॉस कर देती है तो 9 EMA का स्टॉप लॉस लगा के हम वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में ट्रेड को इंजॉय कर सकते, अपनी रैली को इंजॉय कर सकते। अभी अगली स्ट्रैटेजी को हम देख लेते हैं दोस्तों। अगली स्ट्रैटेजी भी फास्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा लेने की है और 5 का EMA लगवा लेना है, इसीलिए 9 का बंद करके 5 का हम यहाँ पे ऑन करने वाले हैं। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी जो पिछली 9 की हमने देखी थी, खाली वहाँ पे 9 और 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 5 की टाइम फ्रेम है और 5 का ही EMA लगवाया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल में देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे EMA से दूर है और यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, और स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बढ़िया सा टारगेट हमें मिल गया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो अपना यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्तों। मार्केट साइडवेज हो गया है पर आपको निकलने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पे मिले हैं, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो दोस्तों कि बहुत सारे ट्रेड एक्टिवेट है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक किया तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया है और हमारा फर्स्ट टारगेट भी मिला है। आपने कभी ट्रेड कंटिन्यू रखा तो बहुत बढ़िया टारगेट भी मिलता है, पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रखना है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट तो हमें लेना ही है। ऐसे ट्रेड में हमें लॉस करना नहीं दोस्तों, क्योंकि उसने हमें टारगेट दे दिया है। तो ज़्यादा लालच ना करते हुए स्टॉप लॉस को लगे तो आप ट्रेल कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ और उसे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल करते हुए आगे की तरफ लेके जाओ। क्योंकि ये छोटी टाइम फ्रेम है दोस्तों, तो कैंडल बहुत बड़े बड़े अपने अगेंस्ट भी बन सकते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हम यहाँ से लेके ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्साइट नहीं होना है, बैक टेस्ट करना है दोस्तों। और
आप मार्केट को कितना टाइम देते हो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास बहुत कम वक्त है तो मैं उस दिन स्कैल्पिंग करता हूँ। मेरे पास पूरा दिन है तो उस दिन मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करता हूँ। नहीं तो मैं 3-4 दिन एंगेज हूँ तो मैं यहाँ पे BTST नहीं तो स्विंग ट्रेड भी यहाँ से निकालता हूँ। यानी अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ। उससे हमारा प्राइस एक्शन के प्रति और नॉलेज इंक्रीज होता है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप अपना भी ट्रेडिंग स्टाइल ये स्विच करते रह सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज किस प्रकार वर्क करते इसके बारे में इन डिटेल जानकारी मिल सके। तो हमेशा अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी चेंज करना सीखना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको एक्यूरेसी भी बढ़ती जाए और मार्केट के सब ट्रेंड को आप सीख सके। अब हम अगली स्ट्रैटेजी को देख लेते। अगली स्ट्रैटेजी में एक ही EMA लगाना है, वो भी 44 का, और टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें स्विच करके 15 मिनट की कर लेने की है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 का बंद करके 44 का हमें ऑन करना है। अभी आप बोलोगे 44 ये कौन सा नंबर है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है, और जैसे कि जो कॉमन नंबर है ना 5, 9, 20, 50, 100, ये सबको मालूम है कि यहाँ पे लोग बाय करते हैं, EMA के पास आने के बाद सेल करते हैं, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत तरीके से की जाती है। इसीलिए हमें थोड़े से ऑड नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने, जिससे हमारी एक्यूरेसी और बढ़ सके और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट ना हो। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी भी कितनी बढ़िया काम करती है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया, यहाँ पे भी, और यहाँ से फॉल दे दिया, यानी EMA ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम किया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों EMA के नीचे रहा तो हमें सेल करना है, और EMA के ऊपर रहा तो यहाँ पे हमें बाइंग करने की है। देखो यहाँ पे कट किया, रजिस्ट्रेशन लिया और बढ़िया सा फॉल मिला। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रहा था, तो अभी यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिला। ये यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई गया, ऊपर के साइड में निकल गया। बाय और सेल तुरंत एक्टिवेट करना है क्या? नहीं। तो वहाँ पे कैंडल कौन सी फॉर्म हो रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कभी बने तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों कि हमें यहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही। तो जब भी पास में आता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते। स्टॉप लॉस कहाँ पे? इसके नीचे जब कैंडल क्लोज होती तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो अभी आपके मन में सवाल आता होगा ये तो बहुत छोटी छोटी ट्रेड दिखा रहा है। तो नहीं दोस्तों, कभी आपने इसे कैलकुलेट किया है? जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली और हमने कभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की तो आप देख सकते हैं, और टारगेट मैंने आपको बोला है 10 पॉइंट है तो 20 का हमें यहाँ पे टारगेट लेना है। तो आप देख सकते हो ऊपर की साइड कहाँ तक गया, और ये पॉइंट कभी कैलकुलेट किए तो 250 के करीब यहाँ पे पॉइंट हमें दिख रहे हैं दोस्तों। और स्टॉप लॉस तो EMA के नीचे है, तो स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है, उसके हिसाब से तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिला। और हमने कभी एक कैंडल कैलकुलेट किया तो 1, 2, 3 और 4, यानी 1 घंटे में हमें यहाँ पे 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले हैं। तो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी परफेक्ट मैच होता है, और बढ़िया ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे। तो ये तो हमने बाइंग का देखा, सेलिंग का मैंने आपको यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया तो आपने ट्रेड एक्टिवेट किया तो यहाँ पे एक ट्रेंड मिला, फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया, फिर से यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेंड मिला, फिर से यहाँ पे मिला। देखो दोस्तों, जैसे ही पास में आता है तो एक 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम कितना बड़ा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, और हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैच होता है। ये EMA कौन सा है दोस्तों? 44 का, और टाइम फ्रेम 15 मिनट की। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि पर्टिकुलर वही टाइम फ्रेम पे और वही मूविंग एवरेज आपको बेहतरीन तरीके से ट्रेड निकाल के दे सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसे बैक टेस्ट करना है आपको। बैक टेस्ट करके इसके एक्यूरेसी भी आपको देखना है। आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी ये चेक कर सकते हैं, पर पहले प्रीवियस डाटा को चेक करना है, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करना है, उसके बाद में ही लाइव मार्केट पे कोई भी स्ट्रैटेजी हमें इस्तेमाल करनी है। उससे पहले हम कौन सी भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले। अभी हम अगली स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं, जो कि है BTST, यानी आज बाय कल सेल करना। टाइम फ्रेम सिमिलर रहने वाली है दोस्तों, पर EMA हम यहाँ पे 2 लगवाने वाले हैं। कौन से?
दोनों 44 के। अभी आप बोलोगे दोनों 44 के, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो यहाँ पे हमें सोर्स में जाना है और सोर्स में हमें एक EMA हाई पे रखना है और दूसरे का सोर्स हमें लो पे रखना है। इससे एक पर्टिकुलर हमें जोन दिखाई देगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा है। इसे हम बैंड भी कह सकते हैं। तो अभी ऊपर का जो जोन है उसके ऊपर कभी कैंडल निकली तो हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होता है। हम यहाँ पे ट्रेड से कब निकल सकते हैं? जब ये ब्लू वाला जो लाइन है दोस्तों उसके नीचे कैंडल क्लोज होती नहीं, तब तक हम इस ट्रेड में रह सकते हैं। अभी ये तो हुआ बाइंग का। अभी हमने कभी सेलिंग का एग्जांपल देखना चाहा तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे ही इस जोन को ब्रेक होता है तो अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला है? जो ब्लैक कलर का EMA दोस्तों उसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट रहने वाला है। तो ऐसा क्यों क्लोज होने का वेट करना है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते शैडो बन के कैंडल नीचे आ गई, तो ये जोन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने तो स्टॉप लॉस ले लिया पर ट्रेड तो हमारे ही फेवर में जा रहा था और हम यहाँ से जल्दी निकल गए। इसीलिए ये पर्टिकुलर बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट हमें करना है, नहीं तो जब तक हमारा ट्रेड यहाँ पे चलते रहने वाला। और आप देख सकते बढ़िया से ट्रेड यहाँ पे भी हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे भी हमें मिला है। और आप देख सकते बहुत बढ़िया ट्रेड हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम ट्रेड से निकल गए। बाइंग साइड में देखो दोस्तों, यहाँ पे कहीं हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ और आप देख सकते कितना बढ़िया हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है। तो बढ़िया ट्रेड मिलने के लिए टाइम फ्रेम ध्यान में रखना है 15 मिनट की। और जो EMA लगाए हैं उसमें एक का सोर्स हमने हाई किया है और एक का सोर्स हमने यहाँ पे लो किया है दोस्तों। इस प्रकार EMA का मॉडिफाई करके हम अलग अलग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अब हम अगली स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं जो कि है इंट्राडे के लिए। यहाँ पे भी 2 EMA हमें लगाने हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट की रहने वाली है। और यहाँ पे जो EMA है दोस्तों वो फर्स्ट EMA 200 का और यहाँ पे सोर्स उसका ओपन होने वाला है, हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। और दूसरा है 100 का जिसे हम ब्लू ही रहने वाले पर उसका सोर्स हम क्लोज पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हाई और क्लोज का कॉम्बिनेशन है पर EMA यहाँ पे अलग अलग लगवाए हुए हैं, एक 200 का एक 100 का। तो यहाँ पे ब्लू कौन सा है दोस्तों? 100 का। और 200 का कौन सा है? ब्लैक का है। तो ब्लू कभी ऊपर रहा 200 से तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल है, और कभी 100 नीचे रहा 200 से तो यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल हमें दिखाई देता है। और इजी तरीके से ब्लू कभी ऊपर है तो बाइंग है, ब्लू कभी नीचे है तो सेलिंग है, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है दोस्तों जो कि इस पॉइंट पे है और हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। पर यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे? ब्लू के नीचे कैंडल क्लोज होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम छोटी ली है, इसलिए हमें यहाँ पे जल्दी ट्रेड एक्टिवेट करना है और स्टॉप लॉस भी लेना है। जब तक ब्लू के ऊपर है तो हम हमारा ट्रेड यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। और कभी बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों तो हम उसे ब्लैक को टच करने का भी वेट कर सकते हैं, पर हो सके तो 100 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना दोस्तों। अब हम एक सेलिंग का भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइन नीचे आ गई तो यहाँ तो हमें सेल करना है, पर मार्केट तो ऊपर की साइड में निकल गया। पर मैंने आपको क्या बोला? ब्लू लाइन नीचे है तो हमें सेल का ही सिग्नल ढूंढना है। देखो दोस्तों मार्केट कितना इष्टतम तरीके से नीचे की तरफ आ गया, यानी जो अपनी स्ट्रैटेजी वो परफेक्ट काम कर रही है। क्योंकि ब्लू लाइन नीचे तो हमें यहाँ पे बाइंग करनी नहीं है, हमें यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, यानी यहाँ पे ट्रैप होने से भी हम बच सकते हैं दोस्तों। जो कि हम इंट्राडे में देखते हैं दोस्तों कि स्पाइक हो गया और ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ गई और हमें लॉस हो गया, तो ये स्पाइक से भी हमें बचाता है। इसीलिए जो लाइन का सिग्नल है उसे आइडेंटिफाई करना है। जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता तब तक यहाँ पे हमें कौन सा भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना है। और सेल सिग्नल एक्टिवेट होने के बाद आपने को कितना बढ़िया सा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है दोस्तों। तो आप आगे भी देख सकते हो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है दोस्तों और हमें यहाँ पे भी एक बढ़िया सा ट्रेड मिला है।
और हमें यहाँ पे एग्जिट होना नहीं जब तक वो ब्लू लाइन के ऊपर या ब्लैक लाइन को टच करता नहीं। जैसे कि यहाँ पे उसने ये ब्लैक लाइन को टच किया है, हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर लिया है और एक बढ़िया सा प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज शेयर की, तो सब स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है क्या? तो नहीं। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी पिक करनी है। जैसे कि 5 मिनट की भी बताई हुई, 15 मिनट की भी बताई हुई है, 1 आवर की भी बताई हुई है दोस्तों। तो आपके ट्रेडिंग के स्टाइल के अनुसार आपने स्ट्रैटेजी को पिक करना है, उसे बैक टेस्ट करना है, उसे फॉरवर्ड टेस्ट करना है। उसके बाद में लाइव मार्केट में 1 लॉट के साथ आपने स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। उसके बाद आपका जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर आप अपनी लॉट साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है, BTST भी बताई, स्विंग ट्रेडिंग भी बताई, इंट्राडे के बारे में भी बताया और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बताई, फास्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी हमने यहाँ पे बताई हुई है। तो आपको जो पसंद आए उसे आप यूज़ कर सकते। किस प्रकार यूज़ करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कभी आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, कमेंट करना। शेयर ऐसे लोगों को करना जो बिगनर है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें प्राइस एक्शन के बारे में इन डिटेल नॉलेज नहीं रहता, तब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बिगनर लोगों को काम में आने वाली है और आप भी इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सब कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करूँगा। और इसी प्रकार के कभी वीडियो अच्छे लगते तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और ऐसे अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।